हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी लेक्चर। बायोलॉजी के अंतर्गत पहले पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कोशिका के बाद फिर पढ़ेंगे हार्मोन श्वसन। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का पहले देखेंगे अर्थ। तो पहले क्या क्या पढ़ेंगे, आज हम पहले पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे पहले माइक्रोबायोलॉजी। इसके पहले देखेंगे अर्थ क्या होता है, अर्थ के बाद इनका वर्गीकरण देखेंगे, और वर्गीकरण के बाद इनके प्रकार देखेंगे, प्रकार के बाद इनका प्रभाव देखेंगे और इनकी विशेषता देखेंगे। फिर इनका ये भी देखेंगे कि इनका महत्व क्या क्या है। फिर देखेंगे कि इनके रोग देखेंगे, और रोग के बाद फिर देखेंगे इनका संबंधित रोग के बाद इनका देखेंगे समाधान देखेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी का तात्पर्य होता है कि ऐसे जीव जिनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु उनको सूक्ष्मदर्शी यंत्रों के माध्यम से देखा जा सकता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जीव ऐसे भी होते हैं जिनका प्रभाव नकारात्मक भी होगा और सकारात्मक भी होगा। इनका वर्गीकरण जो 1969 में R.H. हिट्टेकर साहब के द्वारा पहली बार जब किया जाता है, तो 5 जगत का वर्गीकरण जो किया जाता है, तो उसमें रहेंगे प्लांट किंगडम, फंगी, एल्गी और मोनेरा जगत। तो इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएंगे सबसे पहले तो पहले इसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया के बाद देखेंगे जीवाणु के बाद देखेंगे फंगी के बाद देखेंगे एल्गी के बाद देखेंगे प्रोटोजोआ। तो जो R.H. हिट्टेकर साहब जो 1969 में जो प्रोटोजोआ की जगह जो आता है, प्रोटोजोआ की जगह जब देखें प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत जब देखेंगे तो उसमें आ जाएंगे जैसे प्रकाश संश्लेषण करने वाले में, तो उसमें देखेंगे सबसे पहले आएंगे डायटम के बाद जैसे जब आ जाए तो डायनाफ्लैजी के बाद फिर जैसे आ जाते हैं युग नीलाइड, और फिर इसके बाद अपघटन में आ जाते हैं औपंक कवक, फिर और इसके बाद आ जाते हैं उसमें विषम में आ जाएंगे प्रोटोजोआ। तो पहला देखें इसमें तो इसमें देखें कि जीवाणु का जो स्थान है तो वो जल में रहता, और जो वायरस रहता तो वायु में रहता, और जो फंगी रहता तो मानव शरीर में रहता, और जो एल्गी रहता तो मृदा में रहता, और जो प्रोटोजोआ है तो मानव शरीर में रहता। फिर और आगे देखें कि पहली बार जो बैक्टीरिया रहता, सूक्ष्म विज्ञान के जनक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर को माना जाता है। फिर इनके कार्य क्या होते हैं, तो जो बैक्टीरिया रहेंगे तो पाश्चुरीकरण का सिद्धांत, दूसरे जो वायरस रहेंगे तो हैजा, रेबीज, एंथ्राक्स, और जो फंगी रहेंगे तो किण्वन का सिद्धांत। तो पहले देखते हैं बैक्टीरिया में जो इनकी संरचना रहती है, तो इनकी संरचना बैक्टीरिया की जो संरचना रहती है तो ये रहती। अब इस संरचना के बाद जैसे जब ऐसे जो रहे, तो जिनकी ऐसी संरचना रहती है तो उसको बोलते फ्लैजिला इनको बोलते। फ्लैजिला ये रहता है कि बैक्टीरिया को गति देने का कार्य करता। फिर इसके बाद जब और बगल से ऐसी दूसरी संरचना रहती है, तो इसकी संरचना में जैसे जब रहती तो यहाँ रहती है कोशिका भित्ति रहती। देखेंगे इसका इतिहास, तो इतिहास में रहता है कि 1683 में लुई पास्चर आते हैं। तो एंटोनी लुइन पास्चर जैसे जब आते, लुइन को इसको खोज करता जनक माना जाता है। फिर 1829 में आते, जब भारत में सामाजिक सुधार चलता, तो एहरेन वर्ग रहते इसका नामकरण कर देते।
और बैक्टीरिया के जो जनक हैं तो एंटोनी वान लुवेनहाक को माना जाता है। फिर आगे चल के आ जाएंगे 1850 से रॉबर्ट कोच साहब आते, तो रॉबर्ट कोच साहब पहले आएंगे तो 1850 से 1880 तक पहले वो रेबीज के टीका का खोज करते। फिर इसके बाद और जब आएंगे तो 1880 के बाद यहाँ आएंगे तो रोगाणु का सिद्धांत देते। फिर अब इसके देखिए संरचना, तो इसकी संरचना में 3 प्रकार की इसमें जो परत रहती है, तो इस परत में पहली संरचना ऐसे रहेगी, फिर दूसरी संरचना ऐसे रहेगी, तो जो ऐसे ऐसे रहेंगे तो उसको बोलते फाइब्री बोलते। फिर इसके बाद जो और इससे बड़ी संरचना रहती है तो उसको बोलते फ्लैजिला। तो जो और इस तरह की संरचना रहती है उसको बोल के फ्लैजिला ही रहता है कि इनको चलने में गति देता। फिर इसके बाद जैसे जो बीच में रहती है संरचना, तो यहाँ रहती प्लाज्मिड रहते। फिर इसके बाद और जब देखें तो इसमें ये जो रहेंगे तो मेजोसोम रहेंगे, तो मेजोसोम इसमें बैक्टीरिया को शोषण करने में सहायक करते। फिर इसके बाद जो ऐसे ऐसे इसमें संरचना रहती है तो उसको बोलते पॉलीसोम रहते। फिर इसके बाद जब इसके प्रकार रहेंगे तो इसके प्रकार में अगर इनके आकार के आधार पर देखेंगे पहले टाइप्स, और फिर ये तो इनके कच्छाप के आधार पर देखेंगे। तो पहले आकार के आधार पर जो प्रकार रहते हैं तो उस पहले रहता बेफिलस की जो संरचना रहती है तो वो संरचना ऐसी रहती, ऐसी संरचना के बाद उसको बोलते बेसिलस के बाद दूसरे नंबर में जो आते हैं तो उनका नाम रहता बीब्रियो। तो बीब्रियो की जो संरचना रहती तो बीब्रियो की संरचना ऐसी रहती बीब्रियो। तो बीब्रियो जो रहते तो सबसे छोटे जीवाणु रहते। फिर इसके और बाद जो आते हैं जो गोला प्रकार के रहते तो उनको बोलते कोकस। जो कोकस प्रकार के रहते बैक्टीरिया तो इनका जो आकार रहता तो ऐसा रहता। तो ये सबसे तेज गति से चलने वाले बैक्टीरिया रहते। फिर जो चौथे प्रकार के आते तो स्पाइरीलियम रहते। स्पाइरीलियम 4 प्रकार के बैक्टीरिया हो गए। फिर इनका जब पोषण रहेगा तो इनका जब पोषण देखेंगे तो पोषण इनके 3 प्रकार से रहेंगे। इनके पोषण जब देखेंगे तो पोषण पहले रहेंगे तो एक तो स्वपोषी रहेंगे, दूसरा विषमपोषी रहेंगे। जो स्वपोषी रहेंगे तो उसमें पहले प्रकाश संश्लेषण वाले रहेंगे। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण में वाले जो रहते तो CO2 प्लस O2 के द्वारा जो भोजन बनाते तो उसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो सौर ऊर्जा का उपयोग करते। फिर जो रासायनिक प्रकाश संश्लेषण रहते तो उसमें जब रासायनिक ऊर्जा का CO2 प्लस O2 का उपयोग करके ग्लूकोज का बनाते तो वहाँ रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते। फिर जब परपोषी रहते तो परपोषी में दूसरे जीवों को भक्षण करते हो। फिर इनमें जो जनन होता प्रजनन, तो प्रजनन इसमें 3 प्रकार का होता। पहला होगा लैंगिक प्रजनन होगा, दूसरा होगा अलैंगिक। जो लैंगिक प्रजनन होता है तो उसमें सबसे पहले जो प्रजनन होता है तो उसमें जाइगोट नहीं बनता, लेकिन DNA का सीधे एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में ट्रांसफ़र हो जाता। अब लैंगिक प्रजनन के बाद में लैंगिक प्रजनन में जैसे जब आते हैं तो उसमें आता पहला प्रजनन स्थानांतरण का रहता है। तो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में DNA का रूपांतरण हो जाता। फिर दूसरे प्रकार के जैसे जब रहते हैं तो उसमें ट्रांसडक्शन आते। फिर तीसरे प्रकार का जब उसमें जो प्रजनन आता फर्टिलाइजेशन, तो उसमें आता कंजुगेशन या संयुग्मन। फिर जो अलैंगिक फर्टिलाइजेशन रहता है तो अलैंगिक में जैसे जब रहता जो प्रजनन रहता तो उसमें रह गए 3 प्रकार के। इसमें एक तो विखंडन हो जाएगा, ऐसे रहते तो बीज से अलग हो जाते। फिर या तो विखंडन होने के बाद दूसरा है तो मुकुलन हो जाते। मुकुलन के बाद ये रहता है कि ये खंडों में भी टूट जाते प्रजनन करते, और इसके बाद दुखंडन कर देते। तो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा बैक्टीरिया में फर्टिलाइजेशन होता। में
राइबोसोम रहते, कोशिका द्रव रहते, कोशिका झिल्ली रहती। ये जो मिसोसोम रहते तो ये इसमें श्वसन का कार्य करते, इसमें श्वसन का काम करेंगे, ये श्वसन का काम करते। प्लाज्मिड में बोन रहता, फिर इसके बाद ये फिम्बरी रहता, फिम्बरी के बाद ये जर्म सिद्धांत या रोगाणु सिद्धांत 1880 के बाद कई टीकों का विकास किया। फिर इसके बाद 1880 के बाद ये बैक्टीरियोलॉजी का जो स्वर्णकाल रहा तो उसमें ये रोग जर्म का सिद्धांत देते, जर्म का थ्योरी। इनके आकार के आधार पर रहता, इसके जब कुछ जो फीचर रहते तो इसमें कोशिका भित्ति रहती तो काइटिन की बनी होती, और जो कोशिका झिल्ली रहती तो उसको फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती, और ये मिसोसोम रहता तो श्वसन का कार्य करता। ये विषमपोषी, स्वपोषी, अमृतजीवी होते। फिर इनके प्रकार देखें तो इनका उपयोग क्या क्या रहता है, तो जो एसिटोबैक्टर रहते, एसिटाई, तो सिरका निर्माण में इनका उपयोग आते। फिर और आगे जो राइजोबियम है तो पौधे में नाइट्रोजन की आपूर्ति करते। फिर और आगे जब रहता है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस का उपयोग अमोनिया आयन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने के लिए। फिर मिथोजेनिक जैसे रहता है तो CO2 के H2 में परिवर्तन कर देता है। जो लैक्टोबैसिलस रहता है तो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अब बैक्टीरिया से जो कुछ हानिकारक रोग रहते हैं तो जैसे क्लास्ट्रीडियम टिटनी रहता है, उसे टिटनिस रोग हो जाता। थायोबैसिलस जैसे रहता है तो मृदा की उर्वरक शक्ति में कमी लाता। ब्रीवियो कैलेरी जैसे रहता है तो हैजा का प्रसार करता। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रहता है तो उससे टीबी रोग होती। हालांकि टीबी रोग के लिए जैसे रहता तो BCG का टीका तथा मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट के द्वारा उसको उपयोग करके BCG तथा MDT टीका को उपयोग करके टीबी का सलूशन निकाल लिया जाता। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी रहता तो उसका उपयोग जैसे लेप्रोसी रोग रहता उसको समाधान कर दिया जाता। अब इसमें वायरस रहता तो वायरस अकोशिकीय जीव रहता जो कि सजीव और निर्जीव के बीच में एक कड़ी का काम करता। इसके जो खोजकर्ता रहते तो इवानोस्की के द्वारा 1892 में करते। सर्पटामिनो जो तंबाकू की पत्तियाँ हैं तो उसमें TMB नाम का जो वायरस रहा उसकी खोज किए। फिर आगे चल के जैसे जब रहते तो सर्वप्रथम इनकी जो इन्फॉर्मेशन जो प्रसारित किए तो एडवर्ड जेनर साहब रहे। फिर इसकी संरचना देखें तो इसकी जब संरचना देखें तो इसकी संरचना ऐसे रहती, ऐसे कुछ इसकी संरचना रहती, ऐसे संरचना रहती। अब इस संरचना के यहाँ कोने कोने में ऐसे कुछ रहते। फिर जैसे अकोशिकी रहता, अकोशिकी के बाद इसके अब प्रोटीन का आवरण चढ़ा रहता है। यहाँ प्रोटीन के आवरण के बाद उसमें और जब देखें तो प्रोटीन के आवरण के बाद इवानोस्की इसकी खोज करने के बाद इसके जो प्रोटीन रहती तो इसको कैप्सिन नमक प्रोटीन ये घेरे रहती, यहाँ से कैप्सिन नाम की प्रोटीन रहती। और जो ये रहता तो उसको बोलते विट्रियल ये रहता कि ये वायरस को रक्षा प्रदान करता। पर इसके और जब लक्षण देखेंगे तो इसके लक्षण जैसे रहते तो इसके लक्षण उसमें जब देखें तो इसके लक्षण क्या क्या रहते। उसके सजीव के रूप में जो उसके लक्षण रहते तो RNA DNA के रूप में जेनेटिक संरचना रहती। और वही जो इसकी न्यूक्लिक संरचना रहती, स्ट्रक्चर रहता है तो उसमें न्यूक्लिक तथा प्रोटीन पाए जाते। और इसके जब निर्जीव के रूप में जो इसके स्ट्रक्चर रहता है तो इसकी कोशिका संरचना नहीं रहती, नहीं इसमें श्वसन किया जाता। और जैसे सजीव के रूप में जो संरचना रहती उसमें पोषण जो रहता उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा करते, लेकिन इसमें पोषण उत्सर्जन जैसी किसी प्रकार की प्रक्रिया का इसमें जानकारी नहीं रहती।